दोस्तों, ईरान की जेल में बंद एक बूढ़ा कैदी जिसको मौत की सजा हो गई थी। आखिरकार उसका जुर्म क्या था और उसे मौत की सजा क्यों हो गई थी? सजा भी ऐसी कि उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, तलवार से उसकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी, बल्कि उसे तड़पा कर तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वह बूढ़ा ना तो मर रहा था, ना ही भूख प्यास के लिए चिल्ला रहा था, ना ही किसी से कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, बल्कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ आराम से सोता। और लोग वहाँ के उसे जेल में जो अफसर थे वो देख के हैरान हो जाते कि जितने भी कैदी हैं वे परेशान थे कि आखिरकार ये बूढ़ा मर क्यों नहीं रहा है, ये भूख से चिल्ला क्यों नहीं रहा है, ये अपने लिए खाना क्यों नहीं मांग रहा है, अपने लिए रहम की भीख क्यों नहीं मांग रहा है। दोस्तों, एक दिन उस जेल का सुपरवाइजर जो कैदियों पर नजर रखने की जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसने एक दिन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बेटी उससे जब मिलने आई तो वह उसके बैरक में पहुंची और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। और उसकी बेटी उसके सामने निर्वस्त्र हो गई, यानी अपने कपड़े उतार देती है। अब दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनोगे तो आपको भी सुनकर सीख मिलेगी, सबक मिलेगा। शायद आपने आज से पहले ऐसी कहानी कभी ना सुनी होगी, ना देखी होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की कहानी की शुरुआत करते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो की लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ईरान की जेल में कैदियों की देखभाल करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा गया था। खासकर उसका यही काम होता था कि जो भी कैदियों से मिलने आए उनकी तलाशी अच्छे तरीके से लेना, यानी जिन कैदियों को सज़ा हो चुकी है और जिस तरह की उसको सज़ा हुई है उसमें उसको कोई राहत तो नहीं मिल रही है, जेल में कोई घुस तो नहीं रहा है। उसी जेल में एक बूढ़ा कैदी भी था। उस कैदी को मौत की सज़ा हो चुकी थी। खाना पीना उसका बिल्कुल बंद कर दिया गया था, लेकिन वह कैदी था कि किसी से भी रहम की भीख नहीं मांग रहा था। आराम से सो जाता, रात को भूख प्यास की वजह से तड़पता नहीं था। वह सुपरवाइजर जो जेल में उस और जेल के जो सिपाही होते हैं, यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि आखिरकार इस बूढ़े को भूख प्यास क्यों नहीं लगती है, कहाँ से इसको खाना मिल रहा है, जिस वजह से इतने बड़े सुकून से बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दिन जब उसकी लड़की उससे जेल में मिलने आती है तो सुपरवाइजर बड़ी बारीकी के साथ उसकी तलाशी लेता है। इतनी बारीकी के साथ उसकी तलाशी लेता है कि उसके जिस्म के एक एक अंग को छू देता है। दूर से देख रहा एक दूसरा सिपाही उस सुपरवाइजर की बड़ी हैरानी से देख रहा था कि यह औरत के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। यानी एक औरत की तलाशी एक औरत को लेनी चाहिए, मगर यह मर्द है और फिर भी ये अफसर हुआ तो क्या हुआ, ये किसी औरत की तलाशी नहीं ले सकता। ये हक किसने इसको दिया है? अब वह उसके हाथ पैर मुंह सीना कमर सब जगह बैक साइड सब जगह हाथ लगा रहा था और उस आदमी को बड़ा बुरा लग रहा था जो दूर से खड़ा हुआ अपने साथी को देख रहा था। अब बड़े अच्छे तरीके से वह उसकी तलाशी ले लेता है और जो लड़की होती है वो अपने बाप से मिलने उस बैरक में चली जाती है। यानी वह जो आदमी होता है वह इतना खूंखार आदमी होता है जो उस बैरक में अकेले रखा गया था, यानी उसके साथ किसी भी कैदी को नहीं रखा गया था। अब वो जो लड़की होती है वो चली जाती है और जाने के बाद कुछ देर बाद जब वापस आती है तो रोती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने मुंह को छुपाए हुए वहाँ से जा रही थी। अब जो वह आदमी होता है, यानी कि जो अफसर होता है जो दूसरा तलाशी लेते हुए होता है, अपने साथी को देख रहा था। उस लड़की के जाने के बाद अपने साथी के पास आता है और कहता है कि देखो, ये यहाँ से रोती हुई जा रही है, शायद इसने अपने बाप से शिकायत की होगी कि जब यह तुमसे मिलने आती है तो उसके साथ किस तरह का अत्याचार किया जाता है, उसके जिस्म को छुआ जाता है। तो उसने अपने बाप से शिकायत की होगी, इसलिए वह रोती हुई जा रही है। तो उसने कहा कि भाई, मुझे इस औरत की तलाशी लेने में कोई मनसा ऐसी नहीं है कि मैं मुझे लेने के लिए इस औरत की तलाशी लेता हूँ। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई गंदा इरादा नहीं है। लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है स्पेशल तौर से कि इस औरत की जो है तलाशी, इस बूढ़े आदमी से जो मिलने आती है लड़की, इसकी तलाशी मैं ही लूँगा। किसी औरत को इसकी तलाशी लेने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि हर जगह अपने अपने रूल होते हैं, हर मुजरिम के लिए अलग अलग रूल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, वह उससे कहता है कि देखो, अगर तुम इसकी सच्चाई जाननी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये आदमी कौन है, ये लड़की कौन है। एकदम से उस आदमी की कहानी सुनने के लिए वो जो सिपाही था उत्सुक हो जाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, मुझे भी बताओ कि इस आदमी की हकीकत क्या है, क्योंकि वह भी इसी जेल में एक बड़ा अफसर है और वह अपने बाप को मरवा देता है और इल्ज़ाम अपने बड़े भाई यानी कि इस आदमी के ऊपर लगवा देता है और सबूत ऐसे बनाता है इस आदमी के खिलाफ कि जितने भी सबूत थे सारे इसके खिलाफ हो जाते हैं और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनवाई अभी चल रही है। निचली अदालत ने इसको मौत की सज़ा सुना दी है और इसको मौत की सज़ा सुनाने के बाद यह हुक्म दिया गया है कि इसको ना तो फांसी पर लटकाया जाएगा, ना ही किसको गर्दन की इसकी तलवार से काटी जाएगी, बल्कि इसको तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। अब दोस्तों, उसका खाना पीना बंद कर दिया गया है। अब सज़ा वैसे ही बहुत बेरहम थी, लेकिन इसी जेल में इससे भयानक भयानक सजाएं कैदियों को दी जाती थी, जिनका अंजाम इससे भी बुरा होता था। अब जब यह बात ये सुनता है उसका साथी तो उसे तसल्ली होती है। फिर वह कहता है कि
इस आदमी ने कुछ दिन पहले अर्जी डाली थी कि उसकी बेटी जो है उससे मिलने दिया जाए, उसके पास आने दिया जाए, तो वह अर्जी कबूल हो जाती है। अब ये जो मिलने आती है ये औरत जो है इसकी सगी बेटी है, और ये अपने बेटी से जब मिलता है उसके बाद आज ही की तरह हर बार इसकी बेटी जब आती है तो रोती हुई चली जाती है। मेरी वजह से नहीं रोती है, मैंने इसकी तलाशी ली, इसके जिस्म को छुआ, वजह कुछ और है कि वह रोती हुई क्यों जाती है। और दूसरी बात यह है कि बड़े अफसरों का हुक्म है कि उस तो कहता कि ईरान के एक बहुत ही मशहूर और बड़े घराने से यह आदमी ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही ज़मीन जायदाद वाला है। ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाता है। छोटा भाई इस चक्कर में था जो इसे छोटा वाला है वह सारी जायदाद उसको मिल जाए, तो बड़ा भाई कह रहा था कि जायदाद के 2 हिस्से ईमानदारी के साथ कर लो, जितना तुम्हारे हिस्से में आता है तुम रख लो, जितना मेरे हिस्से में आता है मैं रख लेता हूँ। लेकिन इसका छोटा भाई है वह मानता नहीं है, क्योंकि बड़े अफसरों का हुक्म है कि उस सेल में उस आदमी के पास किसी दूसरे कैदी को नहीं रखा जाएगा, ना ही उसके आसपास कोई रहेगा। वह लड़की जब उससे मिलने जाती है तो वह उसके सेल में अकेली होती है, इसीलिए हम ये जान ही नहीं पाते कि आज तक ये लड़की क्यों रोती हुई आती है, क्या माजरा है, इसका बाप इसके साथ क्या करता है। तो उसको ये बात बताने के बाद भी आदमी कहता है कि जो ये अफसर इस जेल में जो इसका छोटा भाई है उसका हुक्म है कि किसी भी तरह से जो इसकी बेटी मिलने आती है उसकी अच्छी तरीके से तलाशी ली जाए। अब मुझे इस ड्यूटी पे लगाया गया है तो मैं तो उसकी तलाशी लूँगा ही बारीकी के साथ, क्योंकि अब तक तो इसकी मौत हो जानी चाहिए थी। लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इसका खाना पीना बंद किए हुए। अब जब से इसे सज़ा हुई है यानी कि 1 हफ्ता कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर वह ज़िंदा रह भी गया तो सिर्फ उसकी सांसें चलेंगी, यानी वो दीवार से लग जाएगा, ज़मीन से उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, बस नाम मात्र के लिए ही वह जिंदा रहेगा। मगर यह आदमी तो हट्टा कट्टा अभी तक तंदुरुस्त है, इसकी बॉडी पर, इसके जिस्म पर कोई भी ऐसे भाव ही नहीं है जो भूख की वजह से इसे तड़पाते हैं। अब ये देखकर हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस बात का जो राज पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार इसको खुराक मिल कहाँ से रही है। तो इसलिए बड़े जो अफसर हैं इस लड़की पर जो उन्हें शक था, शायद ये लड़की छुपाकर अपने बाप के लिए कुछ खाना लाती है। अब कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ले आती है जिसके खाकर ये अभी तक जिंदा है। अब इसलिए बड़ी बारीकी के साथ मैं इसकी तलाशी लेता हूँ। उसके बाद इस औरत को इसके पास भेजा जाता है। अब इतनी स्पेशल तौर से तलाशी लेने के बाद भी मुझे बड़ी हैरत है कि आज तक मुझे इस लड़की के पास से कुछ नहीं मिला। और दूसरी हैरत की बात यह है कि लड़की जब अपने बाप के पास से आती है तो रोती हुई आती है, ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। अपने दुपट्टे से मुंह छुपाती हुई यहाँ से भाग जाती है और वो हम लोगों से नज़र भी नहीं मिलाती है। समझ में नहीं आ रहा है राज कैसे खोला जाए। बहरहाल जो सुपरवाइजर सारी कहानी बड़े अफसर को बता देता है कि मैंने हर चंद कोशिश कर ली है लेकिन किसी तरह का कोई सबूत मुझे नहीं मिल रहा है, वह आदमी जिंदा कैसे है। अब जब रात होती है तो वह चुपके से देखता है कि शायद उसकी बेटी जो है दिन में कुछ उससे दे गई होगी, मिलने आई होगी तो कुछ चीज़ छुपा के चली गई होगी जिसे वो खा लेता होगा। अब वो जो आदमी था आराम से चादर पे लेटा हुआ था। अब जो है आधी रात के करीब 2 बज रहे थे तो जेल में पूरा सन्नाटा था, सारे कैदी सोए हुए थे। तो जो सुपरवाइजर होता है वह हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए उस बूढ़े की सेल की तरफ जाता है। जाकर उसके जो है बैरक पे यानी कि सरियों पे जो है सरियों पर जो है डंडा मारता है। डंडा इतनी जोर से मारकर कि आसपास के सभी कैदी उठ जाते हैं, लेकिन वह जो कैदी था, वो जो बूढ़ा आदमी था, वह टस से मस नहीं हुआ। तो वह उसकी जेल का जो है गेट खोलता है, अंदर जाता है और उसकी चादर उठाकर देखता है कि शायद चादर के अंदर वह कुछ खा पी तो नहीं रहा है। लेकिन वह बूढ़ा तो आराम से मस्त सो रहा था। अब उसने उसको जगाया तो उस बूढ़े ने कहा कि भाई क्यों जगा रहे हो, दिन में भी परेशान करते हो, रात में भी कम से कम आराम से तो सोने दो। 2-4 दिन का मैं मेहमान हूँ, मौत की सज़ा मुझे हो चुकी है। मुझे लगता नहीं कि मेरी सुनवाई आगे जो चल रही है उसमें मेरी अर्जी जो डाली है दोबारा सुनवाई के लिए वह भी शायद मेरी ना सुनी जाए। कुछ दिनों का मेहमान हूँ, आराम से सोने दो। बहरहाल वो अपनी तसल्ली करके वापस चला जाता है। सारी रिपोर्ट वह अपने आला अधिकारी को दे देता है और फिर जब सारे आला अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, तो फिर उन्हें यह अंदाज़ा लगाता है कि कुछ ना कुछ हो, राज जो है उस लड़की और इसके बाप के बीच में, यानी उस लड़की से उसके बाप को कुछ ना कुछ तो ऐसा संपर्क मिल रहा है, ऐसा कुछ खाना, ऐसी कोई एनर्जी मिल रही है जिससे वो अभी तक जिंदा है। अब क्या वो चीज़ है उसका पता लगाया जाए। अब उन्होंने जो है कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि साहब इस आदमी की देखभाल करने के लिए इसके पास जो है एक आदमी तैनात रखा जाए। और बहरहाल जो कोर्ट इस बात को खारिज कर देता है कि वह आदमी बड़ा खूंखार है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी जो छवि पेश की गई थी, जो वो अफसर जो वहाँ मौजूद था, जो उसका भाई था, उसने अदालत में उसकी जो छवि पेश की थी उसे बहुत ही खूंखार आदमी दिखाया था कि उसने अपने बाप को बहुत ही तड़पा कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब क्योंकि उसकी जो छवि एक खूंखार व्यक्ति की थी तो उस जेल के अंदर जो कोई भी उसके पास नहीं रह सकता था, तो जो अदालत होती है वह मना कर देती है कि कोई भी आदमी उसके पास नहीं जाएगा। अगर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना चाहते हो तो आप जो है दूर से ही उस पर नज़र रख सकते हैं। अब जो सुपरवाइजर होता है वो अगले दिन उस लड़की का इंतजार करता है। अब वो लड़की जो है उससे कब मिलने आए। अब जब लड़की 3 दिन बाद जब उससे मिलने आती है तो वह उसकी बड़ी बारीकी से तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद उसको जाने देता है
और फिर भी जब वो लड़की जब कुछ देर बाद अपने बाप के बैरक में चली जाती है तो वह जो सुपरवाइजर होता है पीछे पीछे जाता है कि देखूं ये लड़की करती क्या है, अपने बाप के पास जाके क्या ऐसी चीज़ देती है, क्या खिलाती है, क्या छुपा कर लाती है। तो वह छुपके जब उसे देखने लगता है तो जैसे ही वह लड़की अपने बाप के सहल में पहुंचती है तो जाकर अपने कपड़े जो हैं ऊपर के उतार देती है, जो ऊपर की कमीज होती है उसे उतार देती है। अब जो उसका बाप ने जल्दी से जो है लपक कर उसकी छाती को पकड़ लेता है और फिर उसे मुंह लगा लेता है। अब ये सारी बातें जो पीछे से सुपरवाइजर जो है दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। अब उसे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा था, मगर उसे इतना ज़रूर देख लिया था कि उस सेल में वही लड़की जो है अपने कपड़े उतार चुकी थी, यानी कि अपने ऊपर की कमीज जो है वो उतार चुकी थी और उसके ऊपर कुछ भी नहीं था बदन पर। और वह अपने जो उसका बाप होता है वह लपक कर जो है उसके सीने से चिपट जाता है और वहाँ मुंह लगा लेता है। अब ये इस बात का अंदाज़ा जो है बहुत गलत लगा लेता है। सुपरवाइजर सोचता है कि शायद ये जो बाप बेटी हैं आपस में संबंध बनाते हैं। अब वह अपने कानों पर हाथ रख लेता है और फिर सारा नक्शा अपने मन में खींच लेता है कि ये जो उसकी बेटी है अपने बाप के साथ यहाँ पर आकर जब मुँह काला करती है। अब एक दूसरे तक जो बातें पहुँचती है, बड़े अफसरों तक बात पहुँचती है। बात फैलते फैलते जेल से बाहर निकल जाती है, शहर में पहुँच जाती है। शहर के लोगों को पता चलता है तो जिसने भी सुना वो बेटी पर लानत करने लगता है कि कैसी बेटी है, अपने बाप के सजा होने के बाद भी यह बाज नहीं आ रही है, कितनी आगे इसके अंदर कि अपने बाप से मिलने के लिए जो है जेल में जाकर उनके साथ जो है गलत काम कर रही है, अय्याशी कर रही है। अब जितने मुँह होते हैं उतनी बातें होती हैं। अब जो लोग हैं अंदाजे लगाने लगते हैं गलत गलत कि शायद जो है कोई राज है इसकी बात में, एक बेटी ऐसा कर तो नहीं सकती है, भले ही वह बेटी अपने घर में नाजायज संबंध बनाती हो, लेकिन जेल जैसी जगह में जाकर वह ऐसा काम कैसे कर सकती है। कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई तो जरूर बात है जिसकी वजह जो है तह तक हमें जाना चाहिए। अब जो है वे अफसर जो होते हैं आपस में बैठक करते हैं और सुपरवाइजर जो है सारी बातें बताता है कि सर आज मैंने जो देखा है वो ऐसे ऐसे देखा है, मुझे तो लगता है शायद इसी वजह से इस आदमी को एनर्जी मिल रही है, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। अब लड़की जो है उसके बारे में, लड़की जो होती है उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है ये इसकी सगी बेटी है। कुछ दिन पहले जो है इसकी शादी हुई थी, करीब 1.5 साल पहले, और इसका जो शोहर है उसका जो शोहर था जो मर चुका है। अब कुछ दिन पहले ही जो है 2-4 महीने पहले इसने एक बेटे को जन्म दिया था। अब सारी बातें जो उनको पता लग चुकी थी। अब यह मामला जो है होते होते कोर्ट में जो अर्जी दे रखी थी उसकी सुनवाई आ जाती है। अब वहाँ ये बात जब जज के कानों तक पहुँचती है तो इसकी 1-2 सुनवाई और होती है, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाता। इसी हालत में वह जो जज होता है उसका जो तबादला हो जाता है। अब वहाँ जो है नया जज आ जाता है। अब जो नया जज आता है उसे किसी की कोई जानकारी नहीं थी, कोई सोर्स नहीं थी, कोई उसने रिश्वत नहीं ले रखी थी। वो बिल्कुल जो फ्रेश जो जज होता है वो बहुत ही सभी के साथ मतलब न्याय के साथ काम करता है। तो वो जो जेल में जो उस आदमी का छोटा भाई बड़ा अफसर था तो वो पहले वाले जज से जो मिला हुआ था उसने जो है उसको रिश्वत खिला रखी थी, तो इसलिए वो जो जज था वो उसी के जो है फेवर में जो है सारा जो फैसला सुनाता है। अब जो होता है कि नया जज आ जाता है, वो उसकी फाइल खोलता है, अच्छी तरह से पढ़ता है, पढ़ने के बाद उस लड़की वाले मामले को उसे पता चलता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है। अब वह जो जज जो होता है जो उसकी बाप की जो है सुनवाई होनी थी तो वह जो है ना कोर्ट में बुला लेता है। वह लड़की भी आ जाती है और जो है वह बूढ़ा जो व्यक्ति जिसको सजा हुई थी वह भी कोर्ट में आ जाता है। और जब तारीख का दिन आ जाता है तो दोनों तरफ के वकील होते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। अब तमाम पब्लिक वहाँ मौजूद थी, जज साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद थे। अब वह जेल के जो अफसर था, सारे अफसर जो अदालत में मौजूद थे। अब आज इस आदमी की ज़िंदगी का असली फैसला होना था कि जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। अब उस कैदी का जो छोटा भाई था वह भी बड़ा खुश था, ये सोच रहा था कि सारी जायदाद उसके हिस्से में आने वाली है, बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सजा तो इससे मौत की पहले ही हो चुकी है। अब इस राज का जो पता पहले ही चल चुका है तो अभी बूढ़ा आदमी जो है क्या खाता है क्या नहीं खाता है इसका पर्दा खुल जाएगा, उसके बाद जो है इसको जो है मौत की सज़ा हो जाएगी। कोर्ट जो है पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी, सारे आदमी खामोशी के साथ कोर्ट में बैठे हुए थे। जज साहब ने फाइल अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर फैसला सुनाया। उस लड़की से कहा कि तुम कुछ कहना चाहती हो, जो तुमने किया है उस पर तुम शर्मिंदा हो या तुम्हें उस बात पर कोई गर्व है। वह लड़की कहती है कि साहब मुझे इस बात पर फ़क्र है कि मैं अपने बाप के सामने कपड़े उतार देती हूँ, इसकी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने अपने बाप को मौत के मुंह से बचाया, वरना अब तक तो मेरा बाप कब का मर गया होता। अगर मैं जेल में जाकर उससे ना मिलती, उसके सामने कपड़े ना उतारती, उसको अपना दूध ना पिलाती, मैंने अपने बाप को अपना दूध पिलाया है। मुझे पता था कि मेरा बाप बेगुनाह है, उसको मौत की सज़ा दे दी गई है, सज़ा भी ऐसी कि खाना पीना मेरे बाप का बंद कर दिया गया। उसको तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते थे ये लोग। ये सारे जेल के लोग मिले हुए हैं। मेरे चाचा जो है मेरे बाप का छोटा भाई, वह भी इस जेल में अफसर है और उसी के दबाव में लोग सब ये काम कर रहे थे।
इसलिए मेरे बाप को जल्दी से जल्दी ये लोग मार देना चाहते थे। लेकिन मेरे बाप ने मुझसे मिलने की अर्जी डाली और जज साहब ने मेरी ये बात मान ली थी और मुझे जेल में जाने की इजाज़त दे दी। जब मैं मिलने गई तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या खाना छुपा कर लेके जाऊँ। अगर मैं कुछ लेके जाती तो मैं पकड़ी जाती। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना ही दूध अपने बाप को पिला दूँ। 4 महीने पहले मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है। अब मैं अपने बेटे के हिस्से का दूध रोक लेती हूँ अपने सीने में, और जब अपने बाप से मिलने जाती हूँ तो वह रुका हुआ सारा दूध अपने बाप को पिला देती है, जिससे मेरे सीने का दूध पीकर मेरा बाप अपने पेट की लग रही आग को बुझा लेता है। उसे आराम मिलता है, उसे इतना तो खाना मिल ही जाता है कि वह जिंदा रह सके, उसकी जान बच गई। इसके बाद फिर वो इन सब लोगों ने मुझे देख लिया। अब इन्होंने गलत ही अंदाजे लगाए, शायद मेरे बाप मेरे साथ गलत काम करता है, इसलिए उन्होंने अपने नज़रिए से देखा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। और यहाँ कोई मजहब हो या कोई धर्म हो, वो यही कहता है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए बाप अपनी बेटी का दूध पी भी ले तो वह नाजायज़ नहीं है, वह हराम नहीं है, क्योंकि उसके एक कतरे दूध से उसकी जान बच रही है। तो इससे बड़ी बात उस लड़के के लिए और कुछ नहीं हो सकती। अब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस जैसी लड़की दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। ये लड़की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है और इतिहास के पन्नों में इसकी कहानी दर्ज की जाएगी। अब जो लोग देखेंगे इस बेटी को कि इसने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपना दूध पिलाया था, तो अपने बाप को और जेल में कैसे वे छुपते छुपा कर जाती थी और अपने बाप को अपना दूध पिलाकर उसको एक खुराक देकर वापस आ जाती थी, यह लड़की एक मिसाल है। और जिन लोगों ने इस फाइल में गलत लिखा है, जिन लोगों ने दूसरे मतलब निकाले हैं कि यह लड़की जाकर अय्याशी करती है, जो लोग ये सोचते हैं कि इस लड़की ने गलत किया है, इस लड़की ने शर्मसार किया है, अपने बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि बाप और बेटी के रिश्ते को इसने एक मान सम्मान दिया है, अपने मरते बाप को इसने बचाया है। इसलिए इस आदमी की सच्चाई भी मेरे सामने आ चुकी है। ये आदमी बेगुनाह है, इसने अपने बाप को नहीं मारा है। ये जो अफसर है, इस अफसर ने इसको फंसाया, जो इसका छोटा भाई है। तो जो उसका छोटा भाई अफसर होता है उसको दोषी ठहराया जाता है और हाथों हाथ उसे हुक्म दिया जाता है कि इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये सारा मामला जो इसने रचाया था, ये सब ढोंग था, षड्यंत्र था। अब जो उसका छोटा भाई होता है, अफसर होता है, जो जेल में अफसर था, उसका जो ये सब जो उसने काम किया था, ये सब दौलत के लिए किया था। उस बूढ़े आदमी को जो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उस लड़की को जो हौसला अफजाई की जाती है, यानी जज साहब भी उस लड़की की बहुत तारीफ करते हैं कि बेटी तुमने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। आने वाली नस्लों के लिए ये जो है मिसाल रहेगी कि किस तरह जो है तुमने अपने बाप की जान बचाने के लिए ये ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।